हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लस टू का सिलेबस दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर है मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये तो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। मतलब एक है तो मैट्रिक्स बोलेंगे, बहुत सारी मैट्रिक्स हुई तो क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस बोलेंगे। होता क्या, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इन रो एंड रो और कॉलम में ये नंबर्स और फंक्शन की क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। फॉर एन एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की। जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स की होगी, वो फंक्शंस की भी हो सकती है, एफ की हो सकती है, फाई की हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी हो सकती है, किसी भी चीज की वो अरेंजमेंट हो सकती है। किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे हम लोग प्लस 1 क्लास में सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे ना, इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स में ये होती है रो, तो इसका मतलब यहां पे 3 रो है। पहली रो को बोलेंगे R1, दूसरी रो को बोलेंगे R2, तीसरी रो को बोलेंगे R3। इनको बोलेंगे कॉलम। इनको क्या बोलेंगे बेटा? कॉलम। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। कहने का मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स की या फिर फंक्शन की। अब मैट्रिक्स होती क्या, वो पढ़ने के बाद हम लोग इसका ऑर्डर पढ़ रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अब मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इसमें 3 रो है, क्रॉस 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। और उसको कहां लिखेंगे? यहां राइट साइड में, लोअर मोस्ट साइड में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां लिखा जाता है। समझो? आप ऑर्डर समझ गए। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। रो कितनी है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। तो यहां पे इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 2 क्रॉस 3। यहां पे इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? 2 क्रॉस 3। अब हम लोग ये पढ़ेंगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उससे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो होते हैं ना, ये मैट्रिक्स की एलिमेंट्स होते हैं। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। एंट्रीज भी कह देते हैं, एलिमेंट्स भी कह देते हैं, एंट्रीज भी कह देते हैं। ज्यादातर एलिमेंट ही बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की लोकेशन क्या होती है। ये हम लोग जर्नल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोग एलिमेंट्स की लोकेशन पढ़ने वाले हैं। अभी हमें क्या कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट कौन सा है? तो जी हाँ, मान लो मेरे पास ये कुल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। देखो, ये पहला रो है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम। कहने का मतलब यहां पे ये पहला रो है और पहला कॉलम है। कहने का मतलब इसको क्या बोलेंगे? A1। पहला रो पहला कॉलम। फिर इसको बोलेंगे पहला रो दूसरा कॉलम A1। इसको बोलेंगे पहला रो तीसरा कॉलम। इसको बोलेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर इसको बोलेंगे दूसरा रो
तीसरा कॉलम, ये होगा तीसरा रो पहला कॉलम, ये होगा तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये होगा तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट की लोकेशन हम लोग बताते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। किसी भी मैट्रिक्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इसको जनरली ये होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और कहीं ना कहीं जाके फर्स्ट रो nth कॉलम हो गया, फर्स्ट रो nth कॉलम हो गया, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, लास्ट सेकंड रो nth कॉलम। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो nth कॉलम। इसी तरह ये फर्स्ट रो है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं mth रो होगी। हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, mth रो होगी। mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो फोर्थ कॉलम, इसी तरह mth रो nth कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, m तो रो है और कॉलम m है, m रो है कॉलम m है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, m क्रॉस n। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, कहीं ना कहीं jth कॉलम भी होगा, इन जनरल jth कॉलम भी कहीं ना कहीं होगा। ये होगा सेकंड रो jth कॉलम, थर्ड रो jth कॉलम, फोर्थ रो jth कॉलम, ठीक है जी। और यहां पे इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं ये होगा nth रो jth, mth रो है और ये jth कॉलम है बेटा, ठीक है जी। इसी तरह ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो कहीं ना कहीं ith रो भी होगी। जिस तरह jth कॉलम था ना, कहीं ना कहीं जनरल ith रो भी होगी। ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, ith रो फोर्थ कॉलम, कहीं ना कहीं ये एलिमेंट होगा ith रो jth कॉलम। यहाँ पे ये ith तो रो होगी, यहाँ पे ith रो होगी और jth कॉलम होगा। और यहाँ पे ith तो रो है और nth कॉलम है, ये बनेगा ain। अब इस एलिमेंट को जर्नल एलिमेंट बोला जाता है, इस एलिमेंट को जर्नल एलिमेंट बोला जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे करके aij क्लोज ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, ये उसका जर्नल एलिमेंट है, इसके ऊपर हम लोग दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के अगर कोई ऑर्डर लिख देंगे ना तो हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। जर्नल एलिमेंट लिख के ब्रैकेट लगा के हम ऑर्डर लिख देंगे ना तो हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं बनेगा जब आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है जी। अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कुछ सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, यानी एक सिंगल रो जिसमें होती है, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 4, ये एक रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, एक रो है 4 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 1 क्रॉस 4, क्योंकि एक रो है और 4 कॉलम है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 5। इसी तरह इन जनरल कोई डी मैट्रिक्स है,
1 2 3 और ये चलती चली जा रही है, समझ लो बात को। मतलब मैं सीधा ऑर्डर लिख के बता रहा हूं आपको। इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n, ठीक है ना बेटा। किसी भी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। कहने का मतलब 1 तो रो होने वाली है, कॉलम डिपेंड करेगा हर मैट्रिक्स के ऊपर, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। अब आती है कॉलम मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसमें एक कॉलम होता है, जब उसमें एक कॉलम होता है। अब ये जैसे कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, अब इसको ऑर्डर लिखेंगे हम लोग, इसमें रो 7 हैं, कॉलम 1 है। रो कितनी भी हो, कॉलम 1 होना चाहिए। इन जनरल किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस 1। किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस 1। 1 कॉलम्स होते हैं, रो कितनी भी हो सकती हैं। इसमें 1 रो होती है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर पे आपकी आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। रेक्टेंगल्स वर्ड से पता लग रहा है रेक्टेंगल क्या होता है, जब लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होती। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब नंबर ऑफ रो बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के। जब नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के, देन दो मैट्रिक्स होगी ना, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 ABC। अब देखो इसमें रो तो 2 है, कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है। यानी देखो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं हम लोग m क्रॉस n से। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और m और n बराबर नहीं है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और m और n बराबर है नहीं है, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होने चाहिए। उसके बाद आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि नाम में पता लग रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं एक कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ABC XYZ DEF। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। समय हम पता है 3 और 3 बराबर है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है, तभी तो इसको क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, सी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है जी। सी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस 2 है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो इनको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है जी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ये वाला डायगोनल होता है, ये जो होता है ना आपका, ये वाला डायगोनल होता है, और इसमें ये डायगोनल ये बना होगा। समझ लो ना बात, ये होता है डायगोनल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब हम पांचवी चीज पढ़ रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल तब होगी जब वो स्क्वायर होगी, जब वो क्या होगी बेटा, स्क्वायर होगी। अब फॉर एन एग्जांपल ये बी कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज तो कुछ ना कुछ हो, बाकी सब क्या हो, जीरो। डायगोनल एंट्रीज तो कुछ ना कुछ हो, बाकी सब क्या हो बेटा, जीरो। देखो डायगोनल एंट्रीज तो कुछ ना कुछ है, बाकी सब क्या है, जीरो। ठीक है जी। इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है, डायग लिख के 1 3 5, डायग लिख के 1 3 5। ठीक है जी। डायग लिख के 1 3। इसके बाद आपकी आती है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आपकी आती है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर होने के लिए डायगोनल भी होना चाहिए, डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होगी और स्क्वायर भी होगी। यानी स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज बराबर होती है। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, बराबर होती है। स्केलर मैट्रिक्स
वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, देखो मैंने के बराबर लिखी हुई है, तीनों ही बराबर है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद अपनी आती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी होने के लिए स्केलर भी होनी चाहिए, डायगोनल भी होनी चाहिए और स्क्वायर भी होनी चाहिए। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है, डायगोनल भी होती है, स्क्वायर भी होती है। बस एक स्पेशल कंडीशन लग जाएगी। स्पेशल कंडीशन क्या होती है, हमने स्केलर मैट्रिक्स में पढ़ा था ये तीनों बराबर होती है, कुछ भी हो सकते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी में ना ये तीनों 1 1 1 ही होंगे। आइडेंटिटी में तीनों 1 1 1 ही होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखा जाता है। अब एक और टाइप होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती है। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, 1 1, बाकी सब क्या होता है बेटा, 0, बाकी सब क्या होता है 0। अब देखो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो इसको I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसको I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसको I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है, डायगोनल भी होती है, स्क्वायर भी होती है। ठीक है जी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है, लेकिन एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 1 होती हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स वर्ड से पता लग रहा है, जीरो जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होती है। जिसकी सारी एंट्रीज क्या होती है बेटा, जीरो होती है, उसको क्या बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बेटा ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिसेस जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, जब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो उनको क्या बोला जाता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है जी। अब एक ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। एक ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3। जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तो दोनों मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात चल रही है। जो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ना सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, जब कम से कम सबसे पहले दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एन एग्जांपल, पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दूसरा दो कंडीशन है, पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में कोरस्पोंडिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए बेटा, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा भी आपका ये a+1 है, ये b+2 है, ये c+3 है, ये d+4 है, ये बराबर है फाइंड 8 11 12 के फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी। अब हमें पता है दोनों मैट्रिक्स बराबर है। हमने क्या पढ़ा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में, जब दोनों मैट्रिसेस सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी a+1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा ना। b+2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। यहां से a की वैल्यू निकालो, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, 5 में से गया 4, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, 8 में से 2 गया 6। इसी तरह एबीसीडी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को इक्वल रखिए। अब हम लोगों अगर किसी मैट्रिक्स का हमें पता लग गया, एक मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ ए दे रखता है,
2x3, ऑर्डर ऑफ ए रखा है हमारा 2x3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 3 जा 6। यानी इन जनरल if a matrix has order m cross n, then the total number of elements होंगे n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? mn। इन जनरल इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m क्रॉस n, देन जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो mn। ठीक है जी। अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वर्कशीट 3.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कहता है अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, देन all possible arrangements of orders are, क्या क्या ऑर्डर्स की अरेंजमेंट हो सकती हैं? 18 एलिमेंट है, क्या क्या हो सकता है? 1 क्रॉस 18, पहली क्या चीज हो सकती है? 1 क्रॉस 18। दूसरी चीज क्या हो सकती है? 18 क्रॉस 1, पहली चीज 1 क्रॉस 18, दूसरी 18 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9, 9 टू जा 18 होता है, 9 टू जा 18 होता है। अब 3 क्रॉस 6 या फिर 6 क्रॉस 3 क्रॉस 6 या फिर 6 क्रॉस 3, ये हमारी टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकती हैं उस मैट्रिक्स के जिसके 18 एलिमेंट्स हैं। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, देन possible orders are 1 cross 5 or 5 cross 5. If it has 5 elements, then possible orders are 1 cross 5 and 5 cross 5. हम लोग आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, लेट A इज एनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। नाउ A को हम क्या लिखेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे बेटा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. The given relation is Aij I plus j का होल स्क्वायर। गिवन रिलेशन क्या है बेटा? Aij I plus j का होल स्क्वायर। एक रिलेशन दे रखा होगा, इसको कहते हैं जनरल रिलेशन, इसको कहते हैं जनरल एलिमेंट, ये होता है जनरल रिलेशन। अब इसकी हेल्प से ना हम लोगों ने ना इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। सीधी सीधी बात है, हम लोग पहले A11 निकालेंगे, यानी I1 है J1 है, I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह 1 रख देंगे। आई थिंक 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसी तरह हम A12 निकालेंगे, I की जगह 1 रख दिया, J की जगह 2 रख दिया, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसी तरह हम A13 निकालेंगे, I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह 3 रख देंगे, 3 and 1 4 का स्क्वायर 16 हो गया। A21 निकालेंगे, I की जगह 2 रख देंगे, J की जगह 1 रख देंगे, 2 + 1 का स्क्वायर 9 हो गया। A22 निकालेंगे, I की जगह 2 रख देंगे, J की जगह 2 रख देंगे, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया। A23 I की जगह 2 रख देंगे, I2 होगा, ये I होता है, ये J होता है, ये I होता है, ये J। I की जगह 2, J की जगह 3, 2 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। इसी तरह हम लोग A31 निकालेंगे, I की जगह 3 रख दिया, J की जगह 1 रख दिया, I की जगह 3 रख दिया, J की जगह 1 रख दिया, तो क्या बन गए? 3 and 1 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह A32 निकाला, I की जगह 3 रखा, J की जगह 2 रखा, 3 + 2 का स्क्वायर क्या बन गया? 25। A33 निकाला, I की जगह 3 रखा, J की जगह 3 रखा, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36। अब वो मैट्रिक्स क्या आ गया? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आ गया बेटा? A बस वैल्यू पुट करनी है हमने।
A11 निकाला 4 9 16 9 16 25 16 25 36, यह आपकी ए मैट्रिक्स आ गई बेटा, यह आपकी बेटा ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, सेकंड थर्ड आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। लेट ए इज एनी 3x2 मैट्रिक्स। लेट ए इज एनी 3x2 मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे? A11 A12 A21 A22, 3 रो है ना, 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 रो है, 3 1 3 2, ये आपकी 3x2 मैट्रिक्स है। नाउ द गिवन रिलेशन इज, नाउ द गिवन रिलेशन इज Aij 1/2 मॉडुलस I माइनस 3j। मॉडुलस तो आपने पढ़ा ही है, मॉडुलस प्लस में पढ़ा था। क्या करता है? नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। अब हम लोग A11 निकाल रहे हैं, यानी I को 1 रखें, J को 1 रखें, I को 1 रखें, J को 1 रखें, 1/2 3 1 जा 3 हो गया, तो 1 में से 3 गया, क्या बचा? -2। 1 में से 3 गया, क्या बचा? -2। अब -2 का मॉडुलस क्या होता है? +2 हो गया। -2 का मॉडुलस क्या होता है? +2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया? 1 बन गया। इसी तरह हम लोग A12 निकालेंगे, 1/2 I की जगह 1 रखेंगे, I की जगह 1 रखा, J की जगह 2 रखा, I की जगह 1 रखा, J की जगह 2 रखा, क्या बन गया? 1/2। अब हमें पता है 3 2 जा 6 होता है, 1 - 6 -5, -5 का मॉडुलस क्या होता है? 5। -5 का मॉडुलस नेगेटिव का क्या कर देता है? मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस का काम नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। ये जो आपके कॉलम से है, इसका काम मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। 5 1 जा 5/2। ठीक है जी। A21 I की जगह 1/2, I की जगह 2 रखो, J की जगह 1, I की जगह 2 रखो, J की जगह 1 रखो। ठीक है, 1/2 3 1 जा 3 होता है ना, 2 - 3 -1, -1 का मॉडुलस 1 होता है, क्या बन गया? 1/2 बन गया। इसी तरह A22 सारे निकाल के वैल्यू, इसी तरह आप लोगों ने सारे निकाल के वैल्यू। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 2x 1 5 x + 2y, आई थिंक x + 2y है, x + 2 4 1 5 0 4 1 5 0। Since both matrices are equal, then the since both दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मैंने क्या बोला था? दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? पहले तो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है ना। Since both matrices are equal, then their corresponding entries are same, then their corresponding entries are equal, then their corresponding entries are equal, corresponding entries are equal, corresponding entries को इक्वल रखते हैं। 2x को किसके इक्वल रखते हैं? 4 के इक्वल रखते हैं। 2x 4 बन गया, 1 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 5 के बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है। x + 2y किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करा के 2 2 4, x का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब x का वैल्यू यहां रखेंगे, 2 + 2y = क्या आ गया? 0। प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, यहां से y का वैल्यू कितना आ गया? -2 / 2, 2 1 जा 2, y का वैल्यू कितना आ गया? माइनस। y का वैल्यू बेटा कितना आ गया? बेटा -1। इसी तरह हम एक लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का डिस्कस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये a - b 2a + c 2a - b 3c + d
-1 5 0 एंड 30। ठीक है जी। मैट्रिक्स इक्वल है, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो कोर्सपोंडिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, यानी a माइनस बी किसके इक्वल होगा? -1 के। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के। या आपकी फर्स्ट इक्वेशन या आपकी सेकंड इक्वेशन, कुछ भी रहेगा। 2a प्लस c 5 के बराबर होगा, 3c प्लस d 13 के इक्वल होगा। अब इन दोनों को सोल्व करके हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? जैसे हम लोग 9 10 को सोल्व करते थे ना, इन दोनों को सोल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को सोल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू यहां रख के c की वैल्यू निकालेंगे, यहां से जो c की वैल्यू निकलेगी यहां रख के d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।